चलिए जी, कल हमने लास्ट में क्या टॉपिक पढ़ा था? हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था। और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने ओमेगा और टाइम पीरियड टी का वैल्यू फाइंड आउट किया था। इसमें आपका टाइम पीरियड टी क्या आया था? 2 पाई अंडर रूट के बाई रिड्यूस्ड मास म्यू। म्यू क्या होता था? m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी हार्मोनिक ऑसिलेटर को उसका टाइम पीरियड निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसके बारे में हमने कल लास्ट में बताना शुरू किया था, बट क्योंकि समय समाप्त हो गया था तो उस चीज को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपका सपोज करिए आपका इस प्रकार का एक सिस्टम है जहां पर आपके ग्राउंड पर दो मासेस रखे हैं। एक है आपका m1 और दूसरा है आपका, लेट अस सपोज जो दूसरा मास है ये मास है आपका m2। इन दोनों मासेस को आपने कनेक्ट करा हुआ है एक आपके स्प्रिंग से, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक, इस सिस्टम को डिस्टर्ब करने से पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं, ये स्प्रिंग आपका मासलेस है, सरफेस आपका स्मूथ है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो क्या आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है, अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है और मैं आपसे बोलूं कि बताइए इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 मास से कितनी दूरी पर होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? आपने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा था। एक सेंटर ऑफ मास क्या होता था? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। तो यहां पर दो ही मासेस हैं, तो अगर दो मासेस हैं तो आप लिख सकते हैं क्या कि सेंटर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपका? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका? m1 प्लस m2। ठीक, हमें मान लो निकालना है कि यहां से m1 से आपका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है, तो हम अपना ओरिजिन को यहां पर फिक्स कर लेंगे 0,0। ठीक है, और यहां से हम निकालेंगे कि मेरा सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए हम लिखना शुरू कर रहे हैं एक सेंटर ऑफ मास की दूरी कहां से? फ्रॉम m1। क्या लिखेंगे हम? m1 इंटू ये ओरिजिन यहीं पर है मेरा, तो यहां से आपका डिस्टेंस 0 प्लस m2 मास m2, ओरिजिन से मास m2 का डिस्टेंस कितना है? L, m2 इंटू L डिवाइडेड बाई क्या आपका? m1 प्लस m2। तो ये क्या आपको मिल गया? आपको मिल गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास m1। कितना आ गया आपका? m2 L डिवाइडेड बाई क्या? m1 प्लस m2 आ गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया। अब आपको कल मैंने बताया था कि इस केस में, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, आपका जब बॉडी ऑसिलेट करेगी, जब आपका SHM होगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। और क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा रेस्ट पर होगा। आपके m1 m2 ऑसिलेट करेंगे मगर जो दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा रेस्ट पर होगा। मान लेते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास लेट अस सपोज यहां पर है। ठीक, मान लिया हमने कि यहां पर आपका सेंटर ऑफ मास है, तो हमें पता है कि जब आपका ऑसिलेशन हो रहा होगा उस वक्त ये वाला जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये हमेशा रेस्ट पर बना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से स्प्रिंग को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं और दोनों को अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर आपका एक वॉल है और इस वॉल से आपका एक स्प्रिंग इधर कनेक्टेड है और दूसरा स्प्रिंग आपका इधर कनेक्टेड है। पहले वाले स्प्रिंग से आपका मास कनेक्टेड है m1 और दूसरे वाले स्प्रिंग से आपका मास कनेक्टेड है क्या? m2। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमने इस पूरे सिस्टम को इमेजिन करा कि आपका जब सेंटर ऑफ मास यहां पर रेस्ट पर है, मतलब इस पूरे सिस्टम में एक पॉइंट ऐसा है जो आपका रेस्ट पर है, वो पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ मास। तो हमने मान लिया कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो एक वॉल से कनेक्टेड है, वॉल से इधर वाला जो स्प्रिंग है वो इस मास को ऑसिलेट करवाएगा और वॉल से जो उधर वाला स्प्रिंग है वो उस मास को ऑसिलेट करवाएगा। मतलब हमने हमारे स्प्रिंग को दो हिस्सों में तोड़ दिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब हमारा जो स्प्रिंग टूटा है, यहां जो था आपका स्प्रिंग था, उसका स्टिफनेस कितना था? K। जब आपका स्प्रिंग टूटेगा, आपको पता है स्प्रिंग टूटने के बाद उसका स्टिफनेस होगा वो बदल जाएगा। मान लेते हैं कि इसका स्टिफनेस यहां पर हो गया K1, इसका स्टिफनेस हो गया आपका यहां पर K2। स्प्रिंग अगर टूटेगा तो स्टिफनेस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, K इंटू L हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर आपका K इंटू L यहां पर इस सिस्टम के लिए यहां पर आपका K इंटू L क्या था? K इंटू L जो होगा वही यहां पर भी होगा। तो यहां पर मान लेते हैं इसका स्टिफनेस K1 है और इसका लेंथ L। L क्या होगा? सेंटर ऑफ मास से m1 का दूरी, जो आप ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हो। ठीक है ना, इस वाले स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा? यहां से सेंटर ऑफ मास का दूरी जो आप यहां पर निकाले हो, तो आप L के जगह यहां पर लिख दीजिए m2L डिवाइडेड बाई क्या? m1 प्लस m2। आई बात समझ में?
L से L हो गया आपका कैंसिल, तो आपका यहां से क्या मिल गया आपको, पहला जो आपका स्प्रिंग होगा, इस वाले स्प्रिंग का स्टिफनेस आपको मिल गया, कितना मिल गया आपको, आपको मिला ये K टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई M2। आई बात समझ में? अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपका ऐसा बन गया है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का स्टिफनेस इतना है और उसके साथ एक मास M1 अटैच्ड है। अब आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। ऐसे केस में टाइम पीरियड कितना होता था, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m होता था, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। मास आपको पता है M1, k आपको पता है K1, आपका ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा क्या होगा आपका, ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट K1 डिवाइडेड बाई क्या, M1। K1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ, इधर आपका हो गया M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M2, और इधर इसको डिवाइड किससे करना है, M1 से। तो M1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका M1, ये M1 M2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, M1 M2। आई बात समझ में? इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ, इधर आपका हो गया M1 M2 डिवाइडेड बाई क्या आपका M1 प्लस M2, और इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे थे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे बताइए, रिड्यूस्ड मास म्यू। आया आंसर, समझ में आया? सेम हार्मोनिक ऑसिलेटर का ओमेगा और टाइम पीरियड टी निकालने का आपने दो तरीका देखा। एक तरीका जो हमने कल पढ़ा था, जहां पर हम पूरे अगर M1 को डिस्प्लेस कर रहे थे x1, M2 को डिस्प्लेस कर रहे थे x2, मेरा जो पूरा स्प्रिंग था वो आपका x1 प्लस x2 एलोंगेट हो रहा था, उसके चलते दोनों मासेस को पढ़ के अपनी तरफ खींच रहा था। फिर हमने निकाला था, वहां पर भी हमने सेंटर ऑफ मास का यूज किया था, और यहां पर भी हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर मेरा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के पास मेरा एक बॉल है, और एक आपका जो स्प्रिंग का हिस्सा है सेंटर ऑफ मास के राइट वाला वो आपका इधर ऑसिलेट कर रहा है, और दूसरा स्प्रिंग का जो हिस्सा है वो आपका इस तरफ ऑसिलेट कर रहा है, दोनों अलग अलग ऑसिलेट कर रहा है। दोनों स्प्रिंग्स के लिए हमने क्या निकाल लिया, स्टिफनेस K निकाल लिया। हमें स्टिफनेस निकालना आता है, अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग को आप कट करेंगे और दो स्प्रिंग बनाएंगे तो आपको स्टिफनेस कैसे निकालना है हमने आपको अच्छे से सिखाया है। उसी का यूज करके हमने दोनों स्प्रिंग्स का स्टिफनेस निकाल लिया और ओमेगा फाइंड आउट कर लिया। आया समझ में? लिखिए, ये समझ में नहीं आया? ये हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई स्प्रिंग है आपके पास जिसका स्टिफनेस K है और उसका लेंथ L है, अगर उस स्प्रिंग को आप कट करेंगे तो जो आपके दो छोटे छोटे स्प्रिंग्स बनेंगे उनके लिए जो K और L का रेशियो होगा वो इस वाले KL के बराबर होगा। KL हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस वाले स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना K, इसका लेंथ कितना L, दोनों का प्रोडक्ट K इंटू L। ये जो आपका स्प्रिंग छोटा टूट करके बना, इसका आपका लेंथ आपको नहीं पता था, तो लेंथ आपने यहां से निकाला, ठीक है। कितना हुआ लेंथ, यहां से सेंटर ऑफ मास का दूरी। अब इस स्प्रिंग का लेंथ आपको पता चल गया M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और इसकी स्टिफनेस आपको फाइंड आउट करनी है K1। तो आपने क्या किया, K इंटू L को इसका इक्वेट करा और यहां से आपने K1 निकाल लिया, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए एंगुलर SHM, एंगुलर SHM, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी क्या था, अभी तक आप एक मास को लेकर के उसका लीनियर SHM करा रहे थे, सिर्फ एक यूनि डायरेक्शन में आपका SHM हो रहा था, या तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा था या फिर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा था। अभी क्या होगा, आपका SHM एक एंगल में होगा। कैसे होगा देखते हैं। लेट अस सपोज, पहले इसका बेसिक समझते हैं। एग्जांपल आपको याद होगा पेंडुलम वाला जो कल हमने आपको बताया था, पेंडुलम कैसे आप उसका जो बॉब होता है वो ऐसे 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 आपका SHM कर रहा होता है। तो एग्जांपल तो आपको अच्छे से दिमाग में फिट है, बट इसका पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ऐसा कोई एक सरफेस है और इस पर कोई आपका बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी आपका इधर 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 आपका यहां पर SHM कर रहा है। अगर आप मान लीजिए यहां से ये कनेक्टेड है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये आपका ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। अगर आप इसको यहां पर है तो ठीक है, शांत है अपना। इधर से अगर आप इसको सपोज करिए थीटा एंगल डिस्प्लेस कर देते हैं। थीटा एंगल जब आप इधर से इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से वापस इधर आ जाएगा, आएगा। यहां पर क्यों आएगा वापस, क्योंकि इस पर एक लग रहा होता है आपका रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या लग रहा होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। लीनियर SHM में जब आप बॉडी को उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते थे तो आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता था। यहां पर सेम कॉन्सेप्ट है, आपका बॉडी अपने मीन पोजीशन पर था, आपने इसको मीन पोजीशन से थीटा एंगल डिस्प्लेस करा तो इस पर क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। लगा। सेम चीज आपका इधर भी होगा। अगर आप बॉडी को लेट अस सपोज यहां पर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे, इधर एंगल आपका थीटा, राइट, तो आपका यहां पर से भी क्या करेगा, बॉडी आपका रीस्टोरिंग टॉर्क इस पर लगेगा, टाउ
रीस्टोरिंग लगेगा, टाउ रीस्टोरिंग लगा, ठीक। और ये रीस्टोरिंग फोर्स करवाएगा क्या, यही रीस्टोरिंग फोर्स इसको एसएचएम करवाएगा। लेट अस सपोज आप यहां पर इस बॉडी को ला करके छोड़ दिए, रेस्ट से आपने छोड़ा, जब आप रेस्ट से छोड़ेंगे इस पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और ये यहां तक आएगा, यहां पर आया, यहां से आगे यहां पर आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, उस वेलोसिटी के चलते ये क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से आप एसएचएम करते रहेगा। आई बात समझ में? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां पर लीनियर एसएचएम के केस में जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होता था एफ रीस्टोरिंग जो होता था वो क्या होता था, माइनस ऑफ के एक्स। स्प्रिंग फोर्स यही तो होता था जो आपको रिस्टोर करवाता था और बॉडी को एसएचएम करवाता था। यहां पर जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, यहां पर जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा ये क्या होगा, माइनस ऑफ सी टाइम्स ऑफ थीटा, माइनस सी इंटू थीटा। जैसे यहां पर कांस्टेंट के होता था और आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था एक्स, वैसे ही यहां पर भी आपका एक कांस्टेंट है सी, और थीटा क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका एंगुलर, थीटा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? अब आपको पता है कि आप टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एल्फा लिख सकते हैं, रिजिड बॉडी रोटेशन में आपने पढ़ा है। तो इस टाउ रीस्टोरिंग को हम लिखने जा रहे हैं आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू क्या, माइनस सी इंटू थीटा। तो यहां से आपका एल्फा कितना आ गया, माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा आ गया। ये कुछ आपको इस तरह का याद करो, लीनियर एसएचएम में आपका इक्वेशन क्या आता था, ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स आता था, जहां पर हम इस के बाई एम को क्या बोल देते थे, ओमेगा स्क्वायर बोलते थे। यहां पर क्या रहा है, अल्फा, ए की जगह है आपका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और के बाई एम की जगह क्या है, सी बाई आई। एम का तो पता है आपको, एंगुलर में जैसे आप लीनियर से आपका एंगुलर में आते हैं तो एम को कौन रिप्लेस कर देता है, आई। तो आपको एम को रिप्लेस कर दिया किसने, आई ने, और के की जगह आपका क्या है यहाँ पर, सी। तो आप इसी चीज को ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका ओमेगा का क्या वैल्यू आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू आ रहा है सी अपॉन आई। और आप अगर ओमेगा तक पहुंच गए हैं तो अगला स्टेप आपका जो टाइम पीरियड निकालना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 2 पाई बाई अंडर रूट आई अपॉन सी लिख सकते हैं। तो यही सारी चीज अभी यहां तक आप आ चुके हैं, यहां तक लिख लीजिए। इसके आगे हम पता करते हैं कि आपका एंगुलर एसएचएम में जो आपका इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगा वो क्या होगा। फिर जैसे आप वहां पर निकालते थे x इज इक्वल टू क्या निकालते थे, a sin ओमेगा t प्लस 5, उसी तरह यहां पर भी निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट sin ओमेगा t प्लस 5। यहां तक लिखिए पहले। अभी आपने यहां पर डेराइव करा, क्या डेराइव करा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा, राइट। अल्फा को अब हम दो तरीके से लिखने जा रहे हैं, आप बताइएगा क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या। अल्फा को हमने लिखा, पहले तो लिखा हमने डी ओमेगा बाई डी टी, क्या हम लिख सकते हैं अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी, लिख सकते हैं। या फिर इसी अल्फा को हमने ऐसे लिखा डी टू थीटा बाई डी टी टू, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी को डाउट नहीं है ना। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा, और इस सी अपॉन आई को आप क्या बोल दे रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं ना, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपका इक्वेशन अगर आप इसको एलएचएस में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। लीनियर एसएचएम में आपका क्या इक्वेशन आया था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। और यहां पर डिफरेंस क्या आ गया कि सिर्फ आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट x की जगह क्या आ गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन एंगुलर एसएचएम। ये क्या है आपका इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन व्हाट, इन एंगुलर एसएचएम। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट पहले इसको लिखिए पहले आप देखिए। यहां तक हम लोग आ चुके थे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। इसी को हमने क्या लिखा था, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जहां ओमेगा स्क्वायर क्या है, सी अपॉन आई के बराबर, ठीक। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, याद है लीनियर एसएचएम में जब हम लिखते थे क्या, डीवी बाई डी टी को क्या हम लिखते थे,
dv बाई dx इंटू dx बाई dt, वो क्या बन जाता था, v dv बाई dx बनता था। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे इस इक्वेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये क्या बन रहा है, d थीटा बाई dt, ओमेगा बन रहा है, तो ये हो गया आपका ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब देखना यार, ध्यान से देखना, ये जो आ रहा है ना आपका डी थीटा बाई डी टी, ये क्या आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते थे ओमेगा, बट यहां पर एक ओमेगा ऑलरेडी है। ये कौन सा ओमेगा है, ये आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे वहां पर आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता था, ठीक है, ये भी आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट ये जो ओमेगा है ये क्या है, आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो दोनों को हम दो अलग अलग क्वांटिटीज को आप एक सिंबल से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसको हमने ऑलरेडी ओमेगा दे दिया है, तो इसको हम क्या सिंबल देने जा रहे हैं, इसको हम सिंबल देने जा रहे हैं आपका कैपिटल ओमेगा। इसको क्या देने जा रहे हैं, कैपिटल ओमेगा। जैसे आपका मैथ जब इंग्लिश में क्या होता है, ये होता है आपका कैपिटल ए, ये होता है आपका स्मॉल ए, होता है ना, तो उसी तरह आपका जो इस अल्फाबेट में आपका क्या है, ये आपका स्मॉल ओमेगा और ये आपका क्या, कैपिटल ओमेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, इस तरह से लिखने का फायदा क्या हुआ कि आपने इसको थीटा को उधर भेज दो, तो ये हो गया आपका ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इंटू टी थीटा। आया समझ में। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, ठीक है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, देखिए जब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मान लीजिए मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, मतलब आपका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। वहां पर आपका जो मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था मीन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड ए बोलते थे। यहां पर जो आपका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यही आपका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, और इसी एम्पलीट्यूड को हम क्या बोल देंगे, थीटा नॉट। क्या बोलेंगे, थीटा नॉट। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, थीटा नॉट के बराबर होगा, उस समय आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो। जब आपका बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, थीटा नॉट पर होगा, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर होगा यहां पर, तो थोड़ी देर के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो। विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप लोग, तो यहां पर इसका ओमेगा क्या हो गया, जीरो, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इसका मान लेते हैं कि आपका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, आपका ओमेगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां, लिमिट 0 टू ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2, यहां पर भी आएगा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 टू थीटा नॉट है ना यार, थीटा नॉट टू थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा नॉट का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो इसको हटा दो क्योंकि ये 0 है ना, इस माइनस को अंदर भेजेंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस स्मॉल ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर बना। जब ये माइनस यहां से हट जाएगा तो माइनस को हमने अंदर भेज दिया, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन गया, और ये आप इसके साथ गया तो यहां पर माइनस आ गया। आ रहा है समझ में, ठीक। अब इसको क्या कर लो, रूट ले लो, रूट आप लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहां पर हम लिख देते हैं कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा इंटू अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ये बताइए लीनियर सिस्टम में कौन से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर, ये जो आपका फॉर्मूला आया है, हाँ ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। लीनियर सिस्टम में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता था, v is equal to plus minus under root omega x square minus a square, v is equal to plus minus omega under root a square minus x square, जहां पर a एम्पलीट्यूड होता था, यहां पर क्या आपका, ये भी तो आपका एम्पलीट्यूड ही बता रहा है, और आपका x स्क्वायर की जगह क्या है, थीटा स्क्वायर, ओमेगा जहां था ओमेगा यहां पर भी है। आई बात समझ में, लिखिए यहां तक। यहां पर बार बार आपको ध्यान रखना है कि हम ओमेगा जब भी बोलेंगे ना, यहां पर 2 ओमेगा है, एक आपका कैपिटल ओमेगा है, एक आपका स्मॉल ओमेगा है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल ओमेगा आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को, और आपका जो स्मॉल ओमेगा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। आ रही बात समझ में, दोनों ये सिंबल में भी आपको बार बार बता रहे हैं, ये आपका कैपिटल ओमेगा है, ये आपका स्मॉल ओमेगा है। जैसे ए में आप कैपिटल ए को लिखते हैं, उसमें स्मॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट में ये आपका कैपिटल ओमेगा है, ये आपका स्मॉल ओमेगा है, ठीक। लिखिए
आपके पास फॉर्मूला आ गया है कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है भाई, अब देखो इससे हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपके पास ये रिलेशन है कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। इसको हम डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। बराबर क्या? ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। थीटा वाला टर्म को डी थीटा की तरफ ले आओ, डी टी को आरएचएस में भेज दो, क्या बन जाएगा ये? डी थीटा बाई अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था, क्या होता है? dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन हमने आपको पढ़ाया था जब लीनियर सिस्टम में, आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब आप करेंगे तो उसका क्या आता है इंटीग्रेशन करने के बाद? सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता है? ये आपका आता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है। यहां पर सेम चीज बन रहा है क्या? डी थीटा अपॉन अंडर रूट थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आपको देगा? साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा नॉट देगा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव। सेम जैसा लीनियर सिस्टम में चल रहा था, सब कुछ सेम चल रहा है। अब आप आगे क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से आपका रिलेशन क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे वहां पर क्या आया था आपका? वहां पर आता था x इज इक्वल टू व्हाट? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आता था, जहां ए एम्पलीट्यूड होता था। यहां पर क्या आया है? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थीटा नॉट क्या बता रहा है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? लिखिए यहां तक। स्पेस छोड़ देते हो, ये देखो, ये जो आप लोग लिख, सबके कॉपी में, ये सिर्फ इसके कॉपी में नहीं है, आप लोग लिख रहे हैं, आधा यूज किए हैं पेज, आधा छूटा हुआ है। इधर देखिए, आधा लिखा हुआ है, आधा खाली है। भाई थोड़ा सा पेज का इस तरह से लिखिए ताकि साफ भी दिखे और आपका पेज का सही इस्तेमाल भी हो, समझे? आप एक बात याद रखिएगा, लाइफ में जो भी चीज आपको मिले ना लाइफ में, कोशिश कीजिए कि कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सके। स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना भाई, मतलब अगर जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा कंफर्ट देते हैं ना यार, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है। हम तो चाहते हैं कि मान लो अगर पेरेंट्स के पास पैसा हो भी ना तो अपने बच्चे को ना दे, बोल दे कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, ताकि वो कम ही चीजों में अपना जीवन चलाना सीख जाए। मानते हैं आपके पेरेंट्स आपको पर्याप्त सुविधाएं देते होंगे, बट आप कोशिश कीजिए कि जितना कम उनसे मांगना पड़े वो बेहतर है आपके लिए। कम से कम में आप बढ़िया चीज आप आउटपुट ला करके दो, समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये बात हम वो क्यों बोल रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ना एक पेन तक खरीदने का पैसा नहीं होता। हम ऐसे कुछ लोगों से हम मिले हैं अपने लाइफ में। एक दिन हम एक बहुत बचपन का बात हम आपको बता रहे हैं, हम बहुत छोटे थे, किसी के घर हम गए, उनके घर पे कोई हाउस हेल्प था, वो बेचारा काम करता था, बच्चा वो भी मतलब हमको लगता है मैच्योर हो गया था, बट एज अ हाउस हेल्प वो काम करता था वहां पे। तो एक दिन हम देखे ना कि वो लालटेन लेकर के रात में, उस समय लाइट वाइट इन्वर्टर ये सब नहीं चलता था, लाइट था नहीं, लालटेन लेकर के कुछ ढूंढ रहा है, उसमें बहुत छोटे थे, और वही ऐसा इंप्रेशन मेरे दिमाग पर छपा है ना कि अभी तक हमको वो सीन याद आता है। देखे कि वो लालटेन लेकर कुछ ढूंढ रहा है, तो हम गए, पूछे कि भैया आप क्या ढूंढ रहे हैं। मेरे से वो बहुत बड़ा था, तो हम पूछे कि भैया आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो वो बोला कि मेरा जो पेन था ना, पेन का जो बॉल पेन होता है ना, बॉल पेन का जो बॉल था, रिफिल में जो बॉल लगा होता है, वो टूट करके गिर गया है।
और उस बॉल को हम ढूंढ रहे हैं। इमेजिन करो पेन का रिफिल, उसका बॉल कितना छोटा होगा भाई, उसको पॉसिबल है लालटेन की रोशनी में ढूंढना, बट वो मजबूर है, वो नया पेन नहीं खरीद सकता है, उसके पास नया पेन क्या नया रिफिल खरीदने के भी पैसे शायद नहीं होंगे। जो था उसको ढूंढ रहा है ताकि वो मिल जाए और उससे वो लिख पाए। तो ठीक है, आपका जीवन अच्छा, भगवान करे आप वैसे स्थिति में ना पहुंचे, बट आप ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम में ही बहुत अच्छा चीज कर ले रहे हैं। और कम अगर आपको कम मिलेगा तो उसका एडवांटेज भी एक होता है कि आप कम में अपने आप को मैनेज करना सीख जाओगे। कम में ही हमको कैसे चलना है, समझ में आ रही है बात। ज्यादा में तो हर कोई एंजॉय करेगा भाई, ज्यादा अगर सबको मिल जाए, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को हम एक रूम बना करके दे दें तब तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अगर उसी एक रूम में बोले 10 लोगों को एडजस्ट करने, दिक्कत होगा। बट जो लोग उस लाइफ को जी रहे हैं ना यार, वो एडजस्ट करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इसलिए हम आप बोल रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में कंफर्ट मत ढूंढिए कि हमको ये चाहिए, हम क्रीम लगा के घूमेंगे, हम पाउडर लगा के घूमेंगे, परफ्यूम लगा के घूमेंगे। मत करिए ये सब। अगर पेरेंट्स ये सब चीज़ों की मांग करते हैं, उन चीज़ों को कहिए कि जितना पेरेंट्स दे रहे हैं ठीक है, पर्याप्त है। कभी उनसे जिद मत करना, और जितना आपको मिला है उस चीज़ का हर एक पन्ना का हर एक कॉर्नर का जो रफ कॉपी आपका है, उसका एक एक कॉर्नर का यूज करना सीखो। ठीक है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मतलब कम में जो लोग जीते हैं वो ज्यादा अच्छा करते हैं, बट उनका मैनेजमेंट आपसे बेहतर हो जाता है, ये मान के चलिए आप। तो मैनेजमेंट सीखने के पर्पज से हम आपको बोल रहे हैं कि अपने घर का हर एक कोना, अपने कॉपी का हर एक इंच सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। समझ रहे हैं। मेरे घर में मेरे नाना थे, वो बताते थे कि जो उनके वो थे ना, क्या उनको जैसे भगना लोग होता है ना, तो उनके जो भगने लोग थे वो उनका पहना हुआ कपड़ा शौक से पहनते। देख होता है कि नहीं है तो पहन रहे हैं, उन लोग के पास था, उनके फादर बहुत अच्छे गैजेटेड पोस्ट पर थे, बट जब भी आते थे वो मांग करके पहनते थे कि मामा जी हमको अपना शर्ट दीजिए। वो शौक से पहनते थे। वो जो चार्म होता है ना कि हम नया ही पहनेंगे, हम जीन्स पहनेंगे तभी घर से निकलेंगे ताकि हमको 4 लोग देखें। भाई आज तो दिखा लोगे, पिताजी कमा के दे रहे हैं, जब खुद कमाने की बारी आएगी ना तब बचाना सीखोगे। तो बेटर है कि उस समय सीखने से अच्छा है कि अभी ही बचाना सीख लो। इनपुट इफिशियंसी आप पढ़ेंगे अभी बहुत सारे चैप्टर में आपको एक टर्म आएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या बोलते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट। कितना कम इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, वो आपकी इफिशियंसी बताएगी। 2 इंजन है, एक इंजन क्या कर रहा है, ज्यादा इनपुट ले रहा है, कम आउटपुट दे रहा है, और दूसरा इंजन वो क्या कर रहा है, कम ही इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। आपके लिए कौन सा बेहतर है? दूसरा वाला इंजन, क्योंकि आप उस पर कम इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट मैक्सिमम दे रहा है ला करके। तो अपनी इफिशियंसी बढ़ाइए हर चीज में, पढ़ाई में, रहन सहन में, हर चीज में। और रही बात स्मार्टनेस की, तो आप कपिल शर्मा को जानते हैं ना, कपिल शर्मा, द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा का कभी फोटो जाना, आज क्लास खत्म, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाना गूगल पे जरा सर्च करना कपिल शर्मा का स्ट्रगलिंग डेज का फोटो। स्ट्रगलिंग डेज में कपिल शर्मा कैसे दिखते थे? बाल बाल उड़ गया था, तोंद फेंका हुआ था, चेहरे पर स्क्रैचेस पड़े हुए थे। एक कपिल शर्मा वो देखना, जब उसके पास कुछ, वो सक्सेसफुल कपिल शर्मा नहीं था, सिर्फ कपिल शर्मा था। आज द कपिल शर्मा है, जो इतने साल से 2013 से सक्सेसफुल कॉमेडी शो अपने नाम पे चला रहा है। और अभी उसका अभी लेटेस्ट मूवी उसका रिलीज हुआ है शायद, किस किस को प्यार करूं पार्ट 2। उसमें उसका लुक देखना, तुम लगेगा कि आज जो कपिल शर्मा को देख रहे हो वो जवान कपिल शर्मा, और उस समय बूढ़ा वाला कपिल शर्मा था। बाल उड़ा हुआ था उस समय, मोटा था, पूरा एकदम चबी टाइप का फेस था, और आज देखो एकदम शार्प चिजल्ड फेस है, स्मार्ट लग रहा है भाई, एकदम हीरो में, सच में हीरो लग रहा है। तो पैसा आ गया ना भाई, जिस दिन पैसा आना शुरू हुआ अकाउंट में, अपने आप स्मार्ट दिखना शुरू हो जाओगे। समझ रहे हो? स्मार्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसा, समझ लो। पैसा आएगा, स्मार्टनेस अपने आप स्मार्ट ले जाइएगा। लेकिन अगर पैसा अकाउंट में नहीं रहा और उधार मांग मांग के पहन रहे हैं, परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं, तो एक ऐसा भी दिन आएगा जो हम बोलना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो इस चीज को अपना हैबिट बनाइए थोड़ा आप लोग। ये लिख लिए, ये समझ में आया? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। लीनियर एसएचएम में इधर क्या आया हुआ? थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट sin ओमेगा टी प्लस पाई आया। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी कुछ कुछ पता है, फोन चलाते चलाते ऐसा कभी कुछ रील आ जाता है ना जो अंदर तक स्ट्राइक कर जाता है। एक हम रील देखे, उसमें देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल 5 साल उसका एज होगा, और वो ट्रेन में करतब दिखा रहा है। उसकी माँ बगल में बैठी है, छोटा बच्चा को गोदी में लेके, उसी का छोटा भाई बहन होगा, उसको गोदी में लेके बैठी है, और वो करतब दिखा रहा है ट्रेन में बैठे लोगों को, और लोग उसको सिक्का दे रहे हैं। 5 साल का बच्चा अभी से अपना, उसके सर पे जिम्मेदारी आ चुकी है, अपना परिवार का पेट पाल रहा है। ये सब चीज जब देखते हैं ना तो फिर लगता है यार कि लाइफ जो है सबके लिए सेम नहीं है। एक हमारी जिंदगी है, हम किसी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि ये बहुत कम है, काश मेरा जिंदगी इससे बेहतर होगा, फिर हम काश इससे बेहतर होता, और फिर हम देखते हैं किसी ऐसे इंसान को, जो 5 साल के बच्चे को देखते हैं ट्रेन में करतब दिखा रहा है। हो सकता है सुबह से कुछ खाया नहीं होगा और शाम कुछ पैसा मिल जाए ताकि शाम में घर जाए, घर में चूल्हा जल जाए, उसके लिए करतब दिखा रहा है। तो फिर लगता है यार कि लाइफ में कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, पापा मम्मी बाइक नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं दे रहे हैं। कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए, सीधा अपना काम पे फोकस कीजिए, काम कीजिए, जीवन बेहतर बनाइए। उस बच्चे के पास जाकर के पूछो उससे, क्या वो, उसके पास दूसरा ऑप्शन है? कुछ नहीं है। करतब नहीं दिखाएगा, उसे घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा, तो उसको करतब दिखाना है। तो आप वही चीज़ सेम अपने लाइफ में आप डाल दीजिए कि आपको भी करतब दिखाना है। करतब दिखाने का मतलब जो आपका काम है, पढ़ाई, वो करना है। ये नहीं कि आज ठंडा पड़ रहा है तो आज रजाई तान के सोए रहते हैं। उस बच्चे के पास ये ऑप्शन नहीं है बाबू कि रजाई तान के सोए रहते हैं। तो रजाई तान के सोएगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आप सोते रहिए, सोते रहिए, सोते रहिए। अगर आप काम करना भूल गए तो एक ऐसा भी दिन आएगा ना जब आपका समय इतना खराब हो जाएगा, जब आपको मजबूरी में रजाई हटा करके करतब दिखाने बाहर जाना पड़ेगा, जब आप बड़े हो जाएंगे तब। तो बेहतर है कि आज से ही अपना करतब दिखाइए, काम कीजिए, स्टडी अपना। जब स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट लाइफ का स्टूडेंट का एक ही काम होता है पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा और कोई फोकसबाजी नहीं, कोई फोकसबाजी नहीं। मैं सिंपल बता रहा हूँ, सब जो चीज़ देख रहे हो ना, चमक दमक, फोन, बाइक, गाड़ी, ये वो, इंस्टा पे लाइक्स, फॉलोअर्स, ये सब तब तक अच्छा है जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। पैसे नहीं, सब खत्म, कोई नहीं पूछने वाला। समझ रहे हो? हेडिंग डालो, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सपोज करिए यहां पर एक आपका हिंज है, ठीक है। हिंज से आपने एक स्ट्रिंग को लटका रखा है। ये जो स्ट्रिंग है आपका मासलेस है। कैसा है आपका? मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है आपका। ये आपका हिंज है। हिंज से आपने एक मासलेस स्ट्रिंग को लटका रखा है। स्ट्रिंग के एंड पर यहां पर एक बॉब है, छोटा सा, बहुत ही छोटा है, स्मॉल बॉब, स्मॉल बॉब, जिसका डेंसिटी काफी ज्यादा है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी हम क्यों बोल रहे हैं? हाई डेंसिटी बोलने का कारण है कि इसका वॉल्यूम काफी छोटा होना चाहिए, वॉल्यूम काफी छोटा होना चाहिए, और इसका मास जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। जब इसका मास ज्यादा होगा, इस स्ट्रिंग की तुलना में काफी ज्यादा मास होगा, तभी आप इस स्ट्रिंग को मासलेस मान सकते हो। अगर इस बॉब का मास इस स्ट्रिंग की तुलना में काफी ज्यादा हो जाए तो आप इसकी तुलना में इसको आप इसको मासलेस मान सकते हो, ठीक है ना। तो इसका डेंसिटी काफी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखना, अगर इसको लेट अस सपोज आप इधर से आप डिस्प्लेस करके इस पोजीशन में ले आते हैं, ये इसका मीन पोजीशन था, राइट। इस पर इस समय यहां से यहां पर देखो, इस पोजीशन में mg इस पर नीचे लग रहा होगा। इस बॉब का मास मान लेते हैं m, इसका mg नीचे लग रहा होगा और ऊपर टेंशन आपका लग रहा होगा रस्सी में। अगर हम आपसे बोले कि इस हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताइए, कितना इस पर टॉर्क लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो फोर्सेज हैं वो इसी से पास कर रहे हैं, तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पोजीशन में इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, और ऐसा पोजीशन जहां कोई फोर्स नहीं लगता था लीनियर एसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते थे? मीन पोजीशन बोलते थे। तो यहां पे ये कौन सा पोजीशन है? ऐसा पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? इसका मीन पोजीशन। यहां पर कोई फोर्स, कोई टॉर्क इस पर नहीं लग रहा था, ठीक है। जैसे ही आपने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, यहां पर आप लेकर के आ गया, टेंशन तो रस्सी में अभी भी है, यहां पर आपका टेंशन T, ठीक है। इधर इसको मिटा देते हैं, इसको पहले आप फिगर बना लो फिगर।
पंचायत वेब सीरीज में एक सीन है, कभी अगर समय मिले तो आप देखिएगा, बड़ा हार्ड हिटिंग सीन है। उस सीन में जो एक्टर होता है ना, जो मतलब जो मेन हीरो है, ठीक है ना, उसको एक लड़की मिलती है बस स्टॉप पे। वो लड़की एक बार डांसर है, ठीक है। तो उससे वो बोलता है कि ये सब नाचना वाचना छोड़ क्यों नहीं देती हो, क्यों डांस कर रही हो, इतने मतलब सही ढंग का काम, उसका कहने का मतलब था ढंग का काम करो, ये सब क्यों नाच वाच क्यों रही हो। तो वो उसको जवाब देती है कि सर इस दुनिया में ना हर कोई नाच ही रहा है, हर कोई नाच रहा है, कोई बार में नाच रहा है, कोई कहीं और नाच रहा है। सही बात है, पेट पालने के लिए हर कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना, जिससे जो बन रहा है वो काम कर रहा है, उससे जो बना, जहां से उसको पैसा मिला वो कर रही है। अगर वो नहीं करेगी, हो सकता है उसके घर में, समझ ही रहे हैं आप, दिक्कत हो जाए। तो दुनिया में हर कोई नाच रहा है बाबू, और आप सही जगह पे नाचना चाहते हैं तो पढ़िए अच्छे से, नहीं तो भगवान ऐसा ही जगह पे लोगों को नचा रहे हैं ना जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मेहनत कीजिए। लिखिए इसको। देखो आपने क्या किया, यहां पर mg लग रहा था, आपने इस बॉब को यहां तक डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके लेट अस सपोज आपने इसको छोड़ दिया। यहां पर इस पोजीशन पर नेट टॉर्क 0 था क्योंकि दोनों ही फोर्सेस आपके हिंज पॉइंट से गुजर रहे थे। यहां पर अगर आप इस हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करने जाएंगे तो जो टेंशन है वो तो अभी भी आपका इसी से पास कर रहा है, टेंशन के चलते कोई टॉर्क आपका नहीं आएगा। बट ये जो mg है ये अब यहां से, अगर आप अब देखें यहां से हिंज पॉइंट से इसका जो पॉइंट ऑफ फोर्स, जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है, वो शिफ्ट होकर के यहां पर आ चुका है। मतलब अब mg के चलते अब टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा, तो mg यहां पर लग रहा है। आप यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये टोटल लेंथ मान लेते हैं आपका जो सिंपल पेंडुलम का, ये आपका l है, ठीक है। ये टोटल लेंथ आपका अगर l है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बताइए। अगर ये l है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, l साइन थीटा। किसी को डाउट है इसमें? नीरज नहीं ना डाउट? तो ये दूरी आपका हो गया अगर l साइन थीटा, तो mg के चलते टॉर्क कितना लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क आपका लग रहा है mg इंटू l साइन थीटा। ठीक, टॉर्क पकड़ लिया आप। अब टॉर्क अगर आप पकड़ लिए हैं तो टॉर्क बराबर क्या होना चाहिए, I इंटू एल्फा होना चाहिए। यहां पर स्ट्रिंग आपका मासलेस है, कौन सा मास किसके पास है, सिर्फ इस बॉब के पास, ठीक है। तो बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, ml स्क्वायर। इसका मास पॉइंट मास है, पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर। तो यहाँ पर मास इसका m हो गया और r यहां से r कितना दूरी है, l दूरी है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, mg l साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ml स्क्वायर इनटू अल्फा। ठीक, m से m हो गया आपका कैंसिल, l से आपका एक l यहाँ पे कैंसिल, तो आपका अल्फा कितना आ गया, आपका अल्फा आ गया g साइन थीटा अप g बाई l इंटू साइन थीटा। ठीक, और क्योंकि ये जो थीटा है ना, थीटा काफी हम स्मॉल लेते हैं, काफी ज्यादा स्मॉल थीटा लेते हैं। और अगर आपका थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा आपका स्मॉल है तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल मान सकते हैं। और अगर आप मान सकते हैं तो आप यहां से क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू g बाई l इंटू थीटा। अब आप इसको किससे इक्वेट कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो यहां से आपका ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया आपका अंडर रूट g बाई l, और टाइम पीरियड आपकी कितनी आ गई, 2 पाई अंडर रूट l बाई g। आया समझ में? चलिए अब देखो, इस केस में हमने बोला कि सर ये जो टॉर्क है, mg जो टॉर्क लगा रहा है, इसको हमने लिखा mgl साइन थीटा। इसको हमने इक्वेट कर दिया किससे, i अल्फा से। यहां पर अगर आप चाहें तो आप एक माइनस जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप थीटा इधर लगा रहे हैं, थीटा अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो टॉर्क लगा रहा है mg वो क्लॉकवाइज है। तो टॉर्क जो mg लगा रहा है वो हमेशा थीटा के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में? ऊपर से निकल गया क्या? देखो, आपने इस बॉब को यहां पर लाया तो आपने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया। किस डायरेक्शन में रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज। आपने थीटा, अपने बॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। जब आपने रोटेट किया तो mg के चलते जो टॉर्क आ रहा है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो mg का जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, जो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क है, वो क्या है, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए हमने यहां पर माइनस लिखा है।
आई बात समझ में। और आप माइनस अब यहां से आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हर जगह आपका माइनस आएगा। हर जगह आपको वैसे भी पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर आप बोल लो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर व्हाट थीटा। माइनस क्या बता रहा होता है, माइनस बस ये बता रहा होता है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग टॉर्क है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। लीनियर एसएचएम में जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता था, जो आपका स्प्रिंग लगाता था, वो हमेशा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता था। तो ये माइनस का बस वही काम है बताने का। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने पहले आपका माइनस नहीं लिया था, बाद में फिर आप माइनस लेके बता रहे हो। माइनस का सिर्फ इतना काम है बताना, वो आपको यही बताएगा कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में, लिख लीजिए इसको। ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। लिखिए इसी सिंपल पेंडुलम का जो आपने एंगुलर एसएचएम लेकर के आपने टाइम पीरियड और ओमेगा निकाला, इसी को निकालने का, ओमेगा और टाइम पीरियड निकालने का एक दूसरा तरीका भी देखिए। ये था आपका सिस्टम, यहां से आपका स्ट्रिंग था, टेस्ट था, जो आपका लेंथ इसका कितना था L, यहाँ पर का हिंज पॉइंट था ना, ये आपका पॉइंट यहाँ पर हिंज पॉइंट था, ठीक है। यहां से आपका एक स्ट्रिंग लटक रहा था, स्ट्रिंग का लेंथ L था और ये आपका बॉब है जिसका मास M है। आपने लेट अस सपोज इसको थोड़ा सा बहुत हल्का सा यहाँ पर आपने थीटा एंगल का आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, तो आप थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इधर और आपका बॉडी जो होगा आपका एसएचएम करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, करेगा। तो लेट अस सपोज कि आपका जो बॉडी है वो यहाँ से इस मीन पोजीशन के अबाउट आपका एंगुलर एसएचएम आपका कर रहा है, ठीक है। अब इसी का टाइम पीरियड और ओमेगा हम निकालने जा रहे हैं। आप लिखिए यहाँ पर हेडिंग डालिए सिंपल पेंडुलम approximated as linear SHM, मतलब किसका टाइम पीरियड, हम इसको लीनियर एसएचएम मान करके निकालने जा रहे हैं। अभी हमने क्या निकाला था, एंगुलर एसएचएम मान करके, अब हम इसी सेम चीज को लीनियर एसएचएम मान करके निकालने जा रहे हैं। कैसे, वो देखिएगा। इधर आपका क्या था, थीटा एंगल है, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग का लेंथ कितना है आपका L, ठीक है। आपने यहां से डिस्प्लेस किया थीटा एंगल, मान लेते हैं आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक वो कितना है आपका x, ठीक। अगर यहां पर आपने बॉडी को डिस्प्लेस करा है, इधर आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। ये एंगल है आपका थीटा, राइट। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, ये एंगल भी आपका, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, हल्का सा अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल भी आपका हो गया थीटा, हो गया। अब इस mg को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं क्या, एक आपका mg cos थीटा और दूसरा क्या आपका, दूसरा आपका mg sin थीटा, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट्स में से रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है या ये कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है mg sin थीटा कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं mg sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आप क्या लिखते थे, f रीस्टोरिंग। आप f रीस्टोरिंग को किसके बराबर लिखते थे, माइनस ऑफ ma के बराबर लिखते थे, f रीस्टोरिंग को ma के बराबर लिखते थे। तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, इसी चीज को आप लिखने जा रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन विद माइनस साइन के बराबर। क्यों माइनस, हम माइनस को यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका जो mg sin थीटा है, जब आपने ये क्या थीटा, अगर आपका थीटा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका mg sin थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो mg sin थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर माइनस साइन का यूज किया है, ठीक है। अब देखो ऐसे समझो, आपका ये थीटा क्या है, काफी ज्यादा स्मॉल है। थीटा इज सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, आप साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर mg इंटू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ma, ठीक है। दूसरी बात, आपको हमने पढ़ाया था एक फॉर्मूला, जब आपको लीनियर और जब आपका लीनियर और सर्कुलर मोशन को जब हम रिलेट कर रहे थे तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था s इज इक्वल टू r इंटू थीटा, याद है। अगर आपका यहाँ इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, अगर इसने थीटा एंगल यहाँ पर रोटेट किया, ये दूरी यहाँ से r है, तो ये जो आपका या लीनियर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता था कितना होता, r इंटू थीटा के बराबर होता था। यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा,
ये लेंथ कितना है l, तो ये दूरी कितना हो जाएगी l इंटू थीटा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू l इंटू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू x बाई l लिख सकते हैं। अगर थीटा को x बाई l लिख सकते हैं तो ये कितना हो गया आपका mg इंटू एक्स बाई एल इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ma। m से m हो गया कैंसिल, a कितना आ गया, a आपका आ गया माइनस ऑफ g बाई एल, माइनस ऑफ g बाई एल इंटू एक्स आ गया। क्या आप इसको a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से रिलेट कर सकते हैं? यहां से भी आपका ओमेगा कितना आया, ओमेगा आपका कितना आया अंडर रूट g बाई एल, टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ये हो गया आपका ओमेगा, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसी सेम कंडीशन को आप लीनियर एसएचएम मान करके भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? लिख लीजिए। धुरंधर मूवी देखे जी आप लोग? अच्छा, धुरंधर सब देखा हुआ है, पंचायत कोई नहीं देखा है? अच्छा, हम बोले थे तब देखे थे, तो लगता है पंचायत भी देख ही लोगे। कोटा फैक्ट्री देखे कि नहीं देखे? कोटा फैक्ट्री नहीं देखे हो? कोटा फैक्ट्री देखो, वो आपके देखना, आपके लिए देखना जरूरी है। कुछ कुछ हम आपको मूवी बता देते हैं, ठीक है? ये मूवीज आप ऐसा नहीं कि आज जा करके शुरू हो गए सर पढ़ना लिखना छोड़ करके, अब पहले आप होमवर्क क्या दिए वो बाद में बनाएंगे सर, पहले आपका जो होमवर्क था मूवी देखना है, पहले हम मूवी देखेंगे। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। आप जब आपको समय मिले, समय मिले का मतलब जब पढ़ पढ़ के इतना थक जाओ कि अब और कुछ करने का मन ना करे, कि आपकी आंख एकदम लाल हो जाए पढ़ पढ़ के, तब मूवी देखना है। ऐसा नहीं देखना है, ठीक है? कुछ मूवीज हैं जो आपको देखना बिल्कुल कंपलसरी है। सबसे पहला मूवी आप देखिए सुपर 30, देख लीजिए। चारों आप नहीं देखे, इस मूवी को देखिए। दूसरा मूवी देखिए 12th फेल, देख लिए चारों? देखिए पूरा मूवी देखिए। तीसरा मूवी या बोलो या वेब सीरीज देखो, वो है आपका कोटा फैक्ट्री। ये देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है? इसके अलावा और बताइए, आप लोग और भी देखे हैं कुछ ऐसा? हाँ सही बोला, 3 इडियट्स को तो सबसे टॉप पे रखना चाहिए भाई। 3 इडियट्स मूवी को सबसे टॉप पर रखना चाहिए। उसमें जो चीज नहीं बताने का, चलो जो ह्यूमर था, कॉमेडी था, जो भी था, बट जो मैसेज लास्ट में दिया है ना बाबू, कि बेटा एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, ये बहुत सही बात है। हम लोग क्या किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? पैसा के पीछे भाग रहे हैं। पैसा 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 पैसा, कहां से आए? 2 पैसा आ जाए, ठीक है ना? पैसा छोड़ करके आप अपने एक्सीलेंस को बढ़ाने का कोशिश करो। अगर आप काबिल होंगे, लोग आपको ढूंढने पहुंच जाएंगे। अगर आप काबिल ही नहीं है तो आप उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। अगर आप में काबिलियत होगी तो आपको ढूंढने लोग पहुंच जाएंगे कि चलो भाई मेरे साथ चलो। तो ये बहुत तगड़ी मूवी है। मूवी का जो सबसे जबरदस्त मैसेज है वो यही है कि बेटा काबिल बनो, काबिल, बाकी टेंशन छोड़ो, काबिल बनो। जैसे आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक बिटर ट्रुथ है, हम आपको बता रहे हैं। बात निकल ही गया है तो जान लो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है ना, कि पहले से कोचिंग वालों को पता होता है कि उनको सिलेक्शन कौन बच्चे देने वाले हैं। तो एडमिशन सबका लेंगे, क्योंकि कोचिंग भी तो चलाना है। पढ़ने वाले तो 10 ही बच्चे मिलेंगे, 1000 में तो मिलेंगे नहीं, 1000 में तो भीड़ मिलेगी बस, पढ़ने वाले तो 10 मिलेंगे। तो कोचिंग चलाने के लिए ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ाओगे, आपको तो 1000 बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो कोचिंग बढ़ेगा, तभी तो टीचर्स को आप सैलरी देंगे, तभी तो लाइट बत्ती जलेगा, तभी तो चकाचक एकदम दिखेगा। तो उनको पहले से पता होता है कि कौन बच्चा मेरे को रिजल्ट लाके देने वाला है, और उन बच्चों को बहुत अच्छा केयर वो करते हैं ताकि उनका बच्चे वो आपके रिजल्ट ला करके उनको दे। और बाकी बच्चे जो होते हैं वो बस उनका ऐसे ही एवरेज क्लास चल रहा होता है। शुरुआत में ही, अभी से ही आप देखना, जो बच्चे का रैंक आता है, बहुत तगड़ा रैंक आता है ना, टॉप 10, टॉप 100, आप सर्च करना गूगल पर जाकर के, जिस दिन उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट छोड़ दो, रिजल्ट आने के पहले ही जब वो लोग एग्जाम दे करके आते हैं और कोचिंग वाले उनसे पूछते हैं कि बताओ किस क्वेश्चन का क्या बनाए हो, कितना नंबर आने वाला है, कितना एक्सपेक्टेड है, जब उनको पता चल जाता है कि ये बेटा लेकर के आ रहा है रैंक, उसी समय से BMW गाड़ी, पैसा, ये वो लोग गिफ्ट करना शुरू कर देते हैं।
पता कर लेना आप जा करके। 2-2 करोड़ का गाड़ी अभी से मिलना शुरू हो जाता है उनको। क्यों भाई? अभी तो आपको 4 साल अभी आपको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद आपकी नौकरी लगेगी, वो छोड़ो, उनको पैकेज अभी से ही लगना चालू हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं ना, खुद पर जो काम कर रहे हैं, टफ टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, सिर दर्द दे रहा है, आप ये समझिए अगर आप इस फेज को अगर आप पार कर गए, इस दरिया में डूब करके निकल गए, तो जो निकल करके बन करके जो निकलोगे ना बाबू, सब लोग तुमको पकड़ने आएगा। अभी से ही तुम्हारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होना चालू हो जाएगा बाबू। तुम वाली एक बार बोल दो तुम मेरे यहां पढ़े हो, बस कोचिंग भी माला माल, तुम भी माला माल। हम ये नहीं बोल रहे कि करना है भाई, ये मत समझ लेना कि सर यही करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई पढ़ो, क्या है कि कल होकर के जब सिलेक्शन हो जाए तो बोलना कि हम आपके यहाँ पढ़े। नहीं, आप इसलिए पढ़िए ताकि अभी ही आप इस लेवल पर पहुंच जाएं कि लोग आपके पीछे आना शुरू कर दें। और सिर्फ लोग ही नहीं आएंगे, रिश्ता भी आना चालू हो जाएगा, ये भी आपको बता दे रहे हैं। अभी से आपके पापा मम्मी को कॉल आ रही है, आपका बेटा यहाँ IIT से पढ़ रहा है, अच्छा नीट एग्जाम निकाला है, देखिएगा जरा सा हमारी भी बेटी। समझ रहे ना आप? तो सारा दुनिया आपके पीछे भागेगा, बशर्ते आप तपिएगा ना, तभी सोना बनिएगा। जब सोना बनिएगा तब लोग फिर पूछेगा भाई सोना का वैल्यू कहाँ, कभी डाउन होता है क्या? नहीं होता है। तो ये कुछ मूवीज हैं जिन मूवीज को आपको बिल्कुल देखना चाहिए। सुपर 30 बहुत बेस्ट मूवी है, बहुत सही मूवी है भाई, बहुत सही मूवी है, बहुत मजा आया मेरे को देखने में। 12th फेल बहुत ही अच्छा मूवी है। 12th फेल तो रियल लाइफ जो बंदा है जिस पर मूवी बना है, उसका इंटरव्यू भी हम देखे हैं भाई, क्या ही मतलब कितना स्ट्रगल फेस किया। दूसरे वालों के घर जा करके, जो पैसे वाले लोग थे उनके घर का कुत्ता, वो लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता ले जाकर कुत्ता टहलाता था शाम में, और उसके बदले कुछ उसको पैसा मिल जाता था। एक मिल में रह करता था, मिल में आटा चक्की वाला मिल होता है ना, उधर रहता था, उधर रह करके एक छोटे से बल्ब की रोशनी में पड़ता है। आप देखोगे ना, आपको सच में लग जाएगा ना यार कि मतलब वो कर सकता है, वहां से उठ करके कर सकता है, तो आप तो उनसे 1000 गुना बेटर सिचुएशन में। बस आपके अंदर का डिजायर होना चाहिए कि यार हमको करना है, कर लोगे। तो मूवी हम नहीं बोलते हैं कि आपका प्रिपरेशन के दौरान ऐसा एकदम हिमालय पर चले जाओ, दुनिया से कोई रिश्ता नाता मत रखो, मूवी मत देखो, नहीं, देखो बट वो चीज देखो, वो कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको आपके गोल से भटका नहीं रहा। समझ रहे हैं? इसी बात पर अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन बना देंगे। क्वेश्चन ये है कि if the length of a simple pendulum is increased by 21%, then find the percentage change in its time period. एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L था, आपने उसके लेंथ को क्या किया, 21% इंक्रीज कर दिया, तो आप बताइए कि उसका टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज कितना होगा लेंथ के इंक्रीज करने की वजह से। चलिए देखिए, आपके पास एक सिंपल पेंडुलम था, आपने उसका लेंथ इंक्रीज कर दिया, कितने से, 21% है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला भी कितना था, T = 2π√L/g, ये आया था। मान लीजिए इनिशियल आपका लेंथ जो था, इनिशियल आपका L था, ठीक है, तो इनिशियल टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π√L/g। जो नया लेंथ है, नया लेंथ क्या है, नया लेंथ है वो 21% ज्यादा हो चुका है, तो नया लेंथ क्या बन चुका होगा, L डैश मान लेते हैं, ये कितना हो चुका होगा, 1.21 × L। समझ में आया कैसे लिखे, 21% ज्यादा आ रहा है समझ में। तो कितना ज्यादा, आप ऐसे लिख सकते हो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू 100, ये होगा ना। और ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया है 21%, तो अगर आप इस 21 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा L/L इज इक्वल टू हाउ मच, 0.21। तो आपका डेल्टा L यहां से कितना आ गया, डेल्टा L आ गया आपका 0.21 × L।
ये क्या है? चेंज इन लेंथ। और लेंथ क्या हुआ है? घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। बढ़ा है तो जो आपका एल न्यू होगा, जो आपका एल डैश होगा, वो क्या होगा? एल प्लस डेल्टा एल होगा, एल प्लस डेल्टा एल होगा। और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.21 एल। तो एल डैश हो गया आपका एल प्लस 0.21 एल, मतलब कितना? 1.21 इंटू एल। ये आपका नया लेंथ। और नया लेंथ आपको पता चल गया तो आप लिख दीजिए जो आपका नया टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट 1.21 इंटू एल बाई जी होगा। और 1.21 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा वो बताइए? 2 पाई इंटू 1.1 अंडर रूट एल बाई जी। मतलब जो आपका टी डैश आया, टी डैश कितना आ गया? 2.2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आया। ये था आपका इनिशियल टाइम पीरियड, ये आपका फाइनल टाइम पीरियड। अब आपको पूछा क्या गया है? पूछा गया आपसे परसेंटेज चेंज। पहले यहां तक लिखिए तो देखो आपका टी डैश कितना आया है? टी डैश मतलब नया टाइम पीरियड कितना है? 2.2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और आपका जो पुराना टाइम पीरियड था वो कितना था? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था। ये दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये पूरा आपका कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1.1। मतलब जो आपका नया टाइम पीरियड है टी डैश, ये कितना है आपका? 1.1 टाइम्स ऑफ द ओल्ड टाइम पीरियड टी। आपसे पूछा क्या गया था? पूछा गया था परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा आपका? चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल टाइम पीरियड इनटू 100। कितने का चेंज हुआ है? चेंज हुआ है आपका 1.1 टी माइनस टी डिवाइडेड बाई कितना? टी इंटू 100। मतलब कितना? 0.1 टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। टी से टी कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका? 10%। आया समझ में? इंक्रीज इन टाइम पीरियड कितना आया? 10%। ठीक है, कोई डाउट कहीं पर भी नहीं है? इसको लिख लीजिए। इससे आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आपका लॉन्ग पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, चलिए।